गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने क्लास 12th के मैथ के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो अगर हम लास्ट टाइम पे बात करें तो लास्ट टाइम हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम क्या था बेटा, फंक्शन। तो लास्ट टाइम में हमने आपको क्या बता दिया था, रेंज के बारे में बता दिया था। क्या बता दिया था, रेंज, और लगभग 2 प्रॉब्लम भी करा दिए थे रेंज के, ठीक है। तो रेंज की कुछ प्रॉब्लम और कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं अगले प्रॉब्लम की, तो अगला प्रॉब्लम क्या है बेटा, समझिए। अगला है आपका कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। हमने आपको याद है, आपको हेडिंग मेन डलवाई थी, फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन कराए थे, ठीक है बेटा। तो इसका थर्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं उसी का से। तो हर क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा, रेंज, ठीक है। डोमेन भी साथ साथ बताते चलेंगे बेटा। जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू, क्या दे दिया बेटा, एफ एक्स इक्वल टू आपको दे दिया बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, ठीक है। अब ये फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। तो ये आपका फंक्शन, आपसे पूछा गया इसका रेंज बताए। क्या बताया, इसका रेंज बताना है। मेन हेडिंग वही है, आप अगर आपको शायद याद होगा तो इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको मेन हेडिंग लगाई थी, फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो ये आपका 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। तो एफ एक्स बराबर क्या है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। आपको इसका क्या बताना है, रेंज बताना है। तो सबसे डोमेन बताओ क्या साइन एक्स के हर मान पे डिफाइन है बेटा, ये भी, ठीक है बेटा। तो ये सारे फंक्शन का डोमेन क्या होगा, सारे रियल नंबर। इसका तो इस पूरे फंक्शन का डोमेन क्या होगा, सारे रियल नंबर। अब हमारा टारगेट यहाँ क्या निकालना है बेटा, हमारा टारगेट है इस फंक्शन का रेंज निकालना है। क्या निकालना है बेटा, रेंज। तो कैसे करेंगे बेटा, सिंपल तरीका। अब यहाँ पे थोड़ा देखो, जो ग्राफ आपको सिखाया है उस ग्राफ का यूज है बेटा। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे ग्राफिकल मेथड। किसका इस्तेमाल करेंगे, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकली हम देखते हैं बेटा कि कैसे निकालते हैं बेटा, ठीक है। तो रेंज निकालने का एक मेथड है जिसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्राफिकल, मतलब ग्राफ बना के हम करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इसको सॉल्व करता हूँ बेटा। तो जो मेथड है ये, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेंज निकालने का, इसे बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अच्छा, एक बेसिक मेथड था कि फंक्शन को y बराबर मान के कर लेते हैं। आप स्टैंडर्ड ज्यादातर क्वेश्चन आपसे वैसे ही हो जाएंगे बेटा। और रेंज निकालने का एक और मेथड आपको बता रहा है, ग्राफिकल मेथड। तो ये है क्या मेथड, समझते हैं बेटा। इस मेथड का सिंपल सा तरीका क्या है कि फंक्शन आपका क्या दिया है, फंक्शन, तो फंक्शन आपका एफ एक्स बराबर है बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। क्या यही फंक्शन है कि नहीं बेटा। अब इस फंक्शन में ध्यान से आप देखो, यहाँ से थोड़ा रेंज निकालने में दिक्कत है। आप चाहो तो परफेक्ट स्क्वायर बना के भी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, उससे भी आसान थोड़ा एक तरीका बता, ये थोड़ा सा काफी आसान हो जाएगा आपका। तो आप क्या करो बेटा, जो फंक्शन है, जो आपको साइन एक्स है, उसको टी मान लो। टी बराबर क्या मान लो बेटा, साइन एक्स। अगर हमने टी बराबर साइन एक्स मान लिया तो बताओ ये जो फंक्शन एक्स का था, फंक्शन किसका बन जाएगा, टी का फंक्शन हो जाएगा। भेज देगा बेटा। अगर हमने क्या किया बेटा, साइन एक्स को टी मान लिया तो ये जो फंक्शन एक्स का था, किसका फंक्शन बन जाएगा, टी का। तो ध्यान से बताओ ये फंक्शन क्या होगा बेटा, टी स्क्वायर प्लस टी, क्या हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ठीक है बेटा। अब ध्यान से बताओ साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, साइन की वैल्यू -1 से 1 लाई करती है। तो टी की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ लाई करेगी, -1 से 1। चलो, तो एक बात तो समझ आ गई कि यहाँ से t का मान जो होगा -1 से 1। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है बेटा, अब जो नया फंक्शन हमारा बना है वो कैसा फंक्शन बन गया, वो t में फंक्शन बन गया। कैसा बन गया बेटा, t में फंक्शन। तो ये फंक्शन आपका है ft इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। लेकिन ये जो फंक्शन है, आप देखो ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक है। अगर बताओ ये आपका t में क्वाड्रेटिक है तो याद करो, मैंने आपको ग्राफ में हमने आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे, अगर f(x) बराबर x में क्वाड्रेटिक होता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला। तो ये भी तो क्वाड्रेटिक है, तो ये क्या होगा, इसका ग्राफ पैराबोला होगा। क्या उस पैराबोला का ग्राफ बनाना आता है, वो हम सीख चुके हैं बेटा। तो यहाँ पर भी इसका ग्राफ, लेकिन इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ बनाना है, -1 से 1। इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ बनाना है, -1 से 1। तो पहले ग्राफ बनाते हैं बेटा। तो चलो इसको बनाने के लिए सबसे पहले बताओ ए कैसा है इसका, ए मतलब टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वहां पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे टी स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पैराबोला कैसा होगा बेटा, अपवर्ड। कैसा पैराबोला होगा बेटा, अपवर्ड। पुराने लेक्चर्स को देखिए बेटा, ग्राफ वाले, आपको ग्राफ में मैंने ये सिखा चुका हूँ, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। कैसा पैराबोला होगा बेटा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ठीक है। अब उसके बाद क्या वर्टेक्स लिखेंगे, क्या लिखोगे, वर्टेक्स। तो इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, तो बताओ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट याद होगा शायद आपको, तो मैंने बताया था -b/2a कॉमा -d/4a। बताओ ए बी सी और कैपिटल डी क्या होता है बेटा, ए होता है यहाँ पे, वहां पर क्या होता था, ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी आपका होता था एक्स का कोएफिशिएंट, और सी क्या होता था, कांस्टेंट, और डी होता था आपका डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती थी b² - 4ac। तो वैसा अब यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, तीनों 1 ही है बेटा, उठा के रखते हैं। तो डी कितना होगा, डी कहीं कोने निकाल लेते हैं। तो डी हो जाएगा b² क्या होगा, 1 का स्क्वायर -4, ए आपका 1 है, सी भी 1 है। क्या सी भी क्या है बेटा, 1 है। तो वैल्यू क्या आएगी, 1 - 4 क्या -3 आया कि नहीं बेटा। तो डी की आप वैल्यू अगर देखो ध्यान से, तो डी की वैल्यू बेटा आ रही है -3। क्या रही है बेटा, -3। चलो उठा के रखते हैं।
तो माइनस में b की वैल्यू 1 है अपान 2, a का मान 1 है, और माइनस d की वैल्यू क्या है बेटा -3, तो क्या होगा +3 अपान 4 a की वैल्यू क्या है बेटा 1, क्या है 1। तो आपका जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, उसका कोऑर्डिनेट है -1/2, 3/4। क्लियर है बेटा। अब चलो ग्राफ बनाते ही, तो बताइए इस पैराबोला ग्राफ बनाते हैं। अब अपवर्ड ओपनिंग है, आपको क्लियर है, तो चलो ग्राफ बना दे रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो ये ग्राफ क्या है बेटा t में है, तो इधर t लिखेंगे बेटा, और ये फंक्शन ft का ग्राफ है। क्लियर है, हम किसका ग्राफ बना रहे हैं, ft का। अब ध्यान से बताओ, ये पैराबोला ही है बेटा, वर्टेक्स क्या है -1/2, 3/4, तो -1/2 कुछ यहाँ पे और 3/4 लगभग एक अंदाजे से बोले तो -1/2, 3/4 क्या ये पॉइंट होगा कि नहीं। क्लियर है। अब चलो, अब ये पैराबोला कैसा है बेटा, अपवर्ड ओपनिंग है, तो पैराबोला कैसा जाएगा बेटा इसका ग्राफ, तो ध्यान देखो इधर ऐसे ऊपर जाएगा और यहाँ पे होते हुए इसको ऐसे चला जाएगा। क्लियर है बेटा, कैसे ग्राफ जाएगा कि नहीं बेटा, ध्यान देखिए। क्लियर, तो ग्राफ ऐसे ही जाएगा बेटा ये पैराबोला। अब ध्यान से देखो, अब देखो ये जो ग्राफ हमको कहां से कहां बनाना है, -1 से 1, कहां से कहां बनाना है बेटा, -1 से 1। तो इसका मतलब ये ग्राफ पूरा सारे रियल नंबर पे नहीं बनाना है, सारे रियल नंबर पे नहीं बनाना है, ये ग्राफ केवल मुझे -1 से 1 के बीच में ड्रॉ करना है। तो -1 कहां पे होगा, मार्किंग कर लेते हैं बेटा। ये बताओ, ये तो ये आपका जो है ये तो कितना है बेटा, ये तो -1/2 है बेटा, ठीक है ना। अब -1 कहां होगा, -1 क्या इससे थोड़ा पहले होगा कि नहीं बेटा, यहाँ पे होगा, और +1 कहाँ होगा, +1 कहीं यहाँ पे होगा बेटा। तो अंदाजा एक लगा दे रहे हैं बेटा, ठीक है, कहीं यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। सही बेटा, ग्राफ को अगर ऐसे आगे बढ़ाएं, ठीक, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेते हैं बेटा, थोड़ा अच्छा रहेगा थोड़ा, ठीक। अब ध्यान से अगर आप देखो -1 से 1, अब सो हमारे काम का जो ग्राफ है वो -1 से 1 के बीच का है बेटा, तो वो कौन सा ग्राफ का पोर्शन होगा, वो क्या ये वाला पोर्शन होगा कि नहीं बेटा। देखो हमारे जो काम का पोर्शन होगा ग्राफ का क्या है, इनके बीच का है कि नहीं, -1, चूंकि t की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करें, -1 से 1, तो इसका मतलब अपने काम का जो ग्राफ है क्या यहाँ से यहाँ है क्या। देखो जो जिसको मैं आपको ये देखो मार्किंग कर रहा हूँ, जिनको मैं डार्क कर रहा हूँ, क्या यही अपने काम के ग्राफ का है ना पोर्शन, यही वो पोर्शन है जो अपने काम का है, चूंकि हमको वो ग्राफ का पोर्शन चाहिए जो -1 से 1, तो अपने काम का ग्राफ दिख रहा है ना जो डार्क है बेटा, क्या यही पोर्शन अपने काम का है बेटा। अब सोचो इसका मान जहां से जहां लाई करेगा, इसकी लोअर वैल्यू निकाले और इसकी सबसे हायर वैल्यू, ये वही क्या कहलाएगा, रेंज। तो ध्यान से बताओ इसकी सबसे लोअर वैल्यू क्या ये वाली आ रही है। सोचो -1 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी बताओ, -1 पे अगर इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो t बराबर -1 रखो, तो -1 का स्क्वायर 1, -1 + 1, तो वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। तो -1 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, -1 पे वैल्यू आ रही है 1। क्लियर है। और ये आपका ये आप -1/2 पे सबसे लोअर वैल्यू क्या है, ये 3/4 है कि नहीं बेटा, दिख रहा है y कोऑर्डिनेट आपको, -1/2 क्या है बेटा 3/4 है, और 1 पे वैल्यू क्या है बेटा, जब t बराबर 1 रखोगे 1 + 1 + 1 क्या 3 वैल्यू आ रही है कि नहीं बेटा, तो 1 पे जो वैल्यू इसकी आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा 3। तो ध्यान से बताओ जो अपने काम का जो पोर्शन है -1 से सबसे लोअर वैल्यू क्या है 3/4, सबसे हायर वैल्यू क्या है बेटा 3। तो ध्यान से बताओ इसका अंदर इस फंक्शन वैल्यू क्या 3/4 से 3 लाई कर रही है कि नहीं, तो इस फंक्शन का मान इसके अंदर 3/4 से 3, क्या इसी को हम रेंज बोलेंगे कि नहीं बेटा, तो यही हमारा क्या होगा बेटा, यही हमारा रेंज 3/4 से 3। क्लियर है, ये बात समझ पा रहे हो ना कैसे हो रहा है बेटा, सिंपल सा। तो ये आपका सिंपल सा आंसर आ गया बेटा, ठीक है। एक और तरीका था, आप परफेक्ट स्क्वायर बना कर सकते थे। कैसे कर सकते थे बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बना के, ठीक है, वो भी एक तरीका है, लेकिन ये आपको ग्राफिकली अगर आप ध्यान से देखो तो काफ़ी परफेक्ट तरीका है बेटा, ठीक है। उसमें काफ़ी सोचना पड़ता है, अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो सोचना पड़ता है, साइन की वैल्यू ये -1 ये काफ़ी सोचना पड़ता है बेटा, ठीक है, थोड़ा स्पीडली काम हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा एकदम परफेक्ट तरीका है। आप इससे एकदम सिस्टमेटिक वे से चलेंगे तो बहुत आसानी से आपको आंसर आ जाएगा। तो सोचो जो इसकी वैल्यू जहां से जहां लाई करेगी वही इसका मान भी होगा, सिंपल सा। तो ये हमारा क्या है बेटा, रेंज ऑफ फंक्शन। तो इस तरह से इसे बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। तो आराम से इसको क्या करें बेटा, सब लोग आराम से इसको नोट कर लीजिए बेटा, सब लोग आराम से इसको नोट कर लीजिए, ठीक। रफ करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 4th क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि ये रेंज काफ़ी मदद करेगा जब हम आपको बताएंगे बेटा इनवर्स निकालना, तो वहाँ पे 1 1 ऑन 2 ये सब प्रूफ करना होता है ना बेटा, तो वहाँ पे ये काफ़ी मदद करते हैं बेटा। रेंज बिना रेंज के वो ऑन टू प्रूफ कर पाना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रेंज आती है बेटा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 4 है कि फंक्शन मान लो आपका दिया है बेटा ऐसा, मान लीजिए क्वेश्चन हमारा दिया है, सिंपल सा लेते हैं आपका, जैसे मान लो ये आपका 3x² + 4x + 1, जैसे ये है मान लीजिए सपोज, ठीक है। मान लीजिए ये फंक्शन आपसे कह दिया, इसका बताओ रेंज, क्या बताना है इसका रेंज,
अभी तो बेसिक क्वाड्रेटिक है जैसे अपना है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया इस फंक्शन का क्या बताना है, रेंज। तो इस फंक्शन का रेंज निकालने का तरीका क्या होगा, सबसे आसान तरीका है ग्राफ से ही कर लो बेटा। क्या ये पैराबोला है कि नहीं बेटा, इसका ग्राफ आता है। एक तरीका है परफेक्ट स्क्वायर बनाना, एक तरीका क्या है बेटा इसका, परफेक्ट स्क्वायर बना के हम कर सकते हैं, और एक है ग्राफ बना के, ठीक है। तो आपको दोनों हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो सोचो परफेक्ट स्क्वायर बना के हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से। अच्छा इसका डोमेन पहले बताओ सबसे पहले, क्या डोमेन क्या सारे में होगा, देखो पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल ध्यान रखना फंक्शन जितने भी होते हैं वो एक्स के हर एक मान पे डिफाइन होते हैं। तो इसका हम करने का सबसे पहला मेथड बताते हैं, फर्स्ट मेथड यहाँ लिखते हैं बेटा, इसका करने का सबसे पहला मेथड फर्स्ट मेथड। चूंकि इसका डोमेन क्या होगा बेटा, डोमेन तो क्योंकि ये एक्स के हर मान पे डिफाइन है, तो एक सिंपल सा पहला मेथड मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो देखो, एक तो तरीका है परफेक्ट स्क्वायर बना के कर सकते हो, ठीक है। एक और आप ऐसे भी कर सकते हो, आप क्या करो बेटा, क्या है बेटा, फंक्शन को क्या कर लो, y बराबर मान लो बेटा, y बराबर इस फंक्शन को मान लो। तो y बराबर क्या हो गया बेटा, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 मान लिया बेटा, जैसे आप करते थे जो बताया गया था आपको। अब फिर बताओ क्या x में क्वाड्रेटिक बना सकते हो कि नहीं बेटा, तो क्या होगा बेटा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, y इस तरफ गया तो क्या माइनस y हो गया बेटा। तो ध्यान से बताओ क्या x में क्वाड्रेटिक आ गया कि नहीं बेटा, ध्यान से बताओ, यहाँ से क्या गया x में क्वाड्रेटिक, x में क्या गया क्वाड्रेटिक। अब बताओ x का मान क्या है बेटा, रियल नंबर। ये देखो ये तरीका वही है जो आपको जैसे पहले शुरुआती दो क्वेश्चन बताए थे 1 2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 रेंज का, सेम वही तरीका फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। अब ध्यान से बताओ ये x में क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक है, x में क्या है बेटा क्वाड्रेटिक। अब x में क्वाड्रेटिक है तो ध्यान से बताओ अगर x का मान क्या है यहाँ पे, x बताओ भाई रेंज इसका डोमेन क्या है बेटा, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, सारे नंबर। अगर इस फंक्शन का डोमेन सारे रियल नंबर है, इसका मतलब इस इक्वेशन भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी क्या होगा, रियल होगा। और बताओ किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल कब होते हैं, जब d का मान 0 या 0 से बड़ा। मेरी बात समझ है, चूंकि किसी भी क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन क्या होता है, x का मान, और चूंकि x का मान है यहाँ पे क्या है, रियल नंबर, इसका इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है, रियल, और रूट्स रियल होते हैं तो d का मान 0 या 0 से बड़ा। तो d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a आपका 3 है और c है 1 माइनस y। चलो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं आंसर फटाक से। तो क्या था 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बचेगा 3, सॉरी अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ 4 बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा 3 ब्रैकेट में 1 माइनस y ग्रेटर, क्योंकि 4 कैसा नंबर है पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में इक्वलिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा बेटा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा यहाँ, तो ये आएगा -3 प्लस 3y ग्रेटर इक्वल टू 0, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो 3y क्या है बेटा, 3y ग्रेटर इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा -1। तो आपको ध्यान से देखो तो y की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू -1/3। तो y के मान को ही हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन क्या बोलते हैं बेटा। तो इसका मतलब हमारा जो फाइनल आंसर आया रेंज ऑफ फंक्शन कहाँ से कहा है बेटा, -1/3 टू इन्फिनिटी। क्लियर है बेटा, मतलब इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी -1/3 से कहाँ तक जाएगी बेटा, इन्फिनिटी तक। मेरी बात समझ में आ रहा है सबको। तो ये रहा आपका आंसर बेटा, ठीक है। तो आप इससे भी ऐसे भी कर सकते हो। और सेकंड मेथड क्या है बेटा, अब सेकंड आपको अगर बता दूं तो ग्राफिकल मेथड, इसका ग्राफ बनाओ। सेकंड मेथड क्या है बेटा, इस पर ये पैराबोला है ना, इसका ग्राफ बनाओ, फटाक से पता चलेगा कि सबसे लोअर वैल्यू पता कर लो क्या है, सबसे हायर वैल्यू, तो उससे भी कर सकते हैं। तो ये पहला मेथड समझ में आया सबको बेटा, ठीक है। सेकंड मेथड आपका देखते हैं बेटा, आप चाहो तो इसको एक और मेथड है जो परफेक्ट स्क्वायर बना के, शायद वो जो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ ये लगभग काफी कनेक्टेड आपको दिखेंगे। एक है परफेक्ट स्क्वायर, इसको बना के भी हम कर सकते हैं, तो उससे भी आप कर सकते हो, वो ट्राई कर लेना आप, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है सारी क्वेश्चन तीनों मेथड से न लगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो सकता है कोई 2 मेथड से लगे, कोई 3 मेथड से लगे, कोई हो सकता है इससे ज़्यादा भी मेथड से लगे। आपको इतना परसेंट, आपको बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए बेटा कि क्वेश्चन अपने को मिला तो अपने को हल होना चाहिए बेटा। मेथड आपको कितने भी है, आपको बस ये है कि उस समय एक मेथड स्ट्राइक करना चाहिए बेटा क्वेश्चन अगर है, ठीक है। तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्लियर है। तो हम अगर बात करें सेकंड मेथड, तो सेकंड कैसे कर सकते हैं, ग्राफिकली हम कर सकते हैं। कैसे? तो बताओ आपका फंक्शन क्या है बेटा, f(x) इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो सबसे पहले बताओ a कैसा है बेटा, x और कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो पैराबोला कैसा होगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, अपवर्ड ओपनिंग। साथ साथ बेटा वो सब नोट कर लेते हैं, चलिए आप लोग, क्लियर है। थोड़ी हम जगह देखेंगे, ठीक है। अब इसका तो वर्टेक्स की बात करते हैं, सीधे वर्टेक्स लिखते हैं जल्दी, थोड़ा मैं जल्दी यहाँ रफ्तार से लिख रहा हूँ बेटा, बाकी आपको कोऑर्डिनेट पता है -b/2 है, तो -b/2 कितना हो जाएगा 6, कॉमा -d/4 है, माइनस d की वैल्यू क्या आएगी बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 माइनस 4ac करोगे तो 12, 4 माइनस 12 क्या -8 आएगा बेटा, तो यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, /2 है, 4a कितना हो जाएगा बेटा 4 × 12, सही है। तो ध्यान से बताओ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना आएगा बेटा, यहाँ साफ साफ मैं लिख दूँ इसको, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आएगा बेटा -2/3, कॉमा यहाँ 4 से कट करो तो कितना आएगा बेटा इसको, ये आपका आएगा 2/3। देख लीजिए बेटा, फिर से एक बार चेक कर लीजिए बेटा क्या सही है कि कुछ मिस्टेक हो रही है बेटा। एक बार देख लेते हैं, डी होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे लग रहा है कुछ मिस्टेक हो, b स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस 4ac, 16 माइनस 12 क्या -4 है बेटा,
16 हाँ -4 है बेटा, तो ये 1/3 आएगा। क्लियर, बाकी सही है। फिर से एक बार देख लो, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बेटा, 16 माइनस ये तो फिर -4 एकदम अब सही है बेटा। सॉरी वो डी ऐसे अंदाजे से निकाल लेते, मतलब तो मन में ही कर रहे थे। तो डी आपका होगा 20 स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 -4 इसी मतलब 12, 16 - 12 क्या 4 आया, तो डी की वैल्यू 4, तो -d/4 है, -d/4 है तो आपको दिख रहा है। तो वर्टेक्स आ गया -2/3 कॉमा -1/3। ठीक है, तो चलो बनाते हैं फटाफट। चलो इस पैराबोला ड्रॉ करना आता है बेटा, तो आपका आ गया -2/3 कॉमा -1, अंदाजे अगर बोलूँ तो लगभग यहाँ पे। क्लियर है, -2/3 कॉमा -1/, यहाँ तक सही बेटा एकदम। अब ध्यान से बताओ कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। तो बस इधर तो क्लियर है, इधर तो आपका कैसे जाएगा बेटा, क्लियर है। अब ध्यान से बताओ इधर कैसे जाएगा बेटा, इधर सोचो यहाँ से जाए ओरिजिन से जाएगा कि नेगेटिव में कट करेगा वाई की वाई पॉजिटिव में। तो इसके लिए तरीका आपको बता देता था, x = 0 रखो। सोचो अगर x = 0 रखो तो ये 0 0 क्या 1 आया, प्लस आ रहा है कि नहीं बेटा, इसका अंदर ऊपर से जाएगा। तो ग्राफ कैसे जाएगा बेटा, यहाँ से ऊपर से ऐसे। क्लियर है, तो ध्यान से देखो ग्राफ कैसे जा रहा है। अब सोचो इस फंक्शन की सबसे लोअर वैल्यू क्या आ रही है, सबसे लोअर वैल्यू क्या यहीं पे आ रही है कि नहीं बेटा। सोचो ये वाला वो कितना है, -1/3। तो ध्यान से बताओ इसकी वैल्यू -1/3 से बड़ी आ रही है ना बेटा, और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो इसका मतलब इसका रेंज ऑफ फंक्शन यहाँ से क्या सीधे क्या लिखोगे, इसका मतलब इसका रेंज ऑफ फंक्शन जो होगा यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, क्या होगा बेटा, -1/3 से इन्फिनिटी। क्लियर है बेटा, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्लियर, तो एक ये ग्राफिकल मेथड हो गया बेटा इसका करने का, और ये पुराना मेथड। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है बेटा, थोड़ा सा इसको लंबा गया बेटा, क्योंकि दो मेथड से आपको समझाया बेटा। तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए बेटा, क्वेश्चन देखते ही अगर स्ट्राइक करके हाँ ऐसे करना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो बेसिकली आराम से आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर सकते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा इसके, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम, एक क्वेश्चन और थोड़ा और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फंक्शन क्या है बेटा, अगर आपका फंक्शन मान लो ऐसा है बेटा, tan ऑफ √ में π²/9, मान लो ये फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, tan ऑफ √ में π²/9 - s², क्या ये फंक्शन है। तो बताओ इसका कैसे निकालेंगे रेंज बता। तो सबसे पहले आता है डोमेन। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपसे पूछा क्वेश्चन में रेंज ही गया, लेकिन सबके डोमेन भी सिखाना। देखो तो डोमेन का कंडीशन क्या लगाओगे कि √ के अंदर का नंबर 0 है 0 से बड़ा, ये तो कंडीशन लगाओगे डोमेन का। तो जब इसके अंदर का नंबर 0 है 0 से बड़ा करोगे तो याद है बेटा वो बन जाएगा इनइक्वालिटी। क्या नहीं आएगा, इनइक्वालिटी। तो बताओ x² पॉजिटिव बनाओगे तो ध्यान से बताओ यहाँ से आप डोमेन सॉल्व करके देखोगे बेटा तो कंडीशन ये आएगी। मैं थोड़ा सा इसको करके दिखा रहा हूँ। √ के अंदर का नंबर 0 है 0 से बड़ा, क्या होगा बेटा 0 है 0 से बड़ा। तो बताओ तो इसको क्या करेंगे, x² कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना लोगे कि नहीं बेटा, तभी तो अपने फंडे लग पाएंगे। अब यहाँ पे करो, एक आएगा x + π/3, याद है a² - b² का फॉर्म लग जाएगा, a + b × a - b। अब बताओ कौन सा होगा बेटा, क्या डायरेक्ट इसका आंसर ले सकते हैं बेटा। सोचो ये -π/3 पे 0 है और एक आपका +π/3 पे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको तो जल्दी ही कर लेते हैं बेटा। अब आपका साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस। बताओ इसका साइन हम क्या चाहते हैं, 0 से नेगेटिव। तो यहाँ से बताओ x वैल्यू क्या आएगी बेटा, x वैल्यू आएगी -π/3 से +π/3। क्या यही इस फंक्शन का क्या आ गया बेटा, डोमेन। यही तो ना, क्योंकि ये फंक्शन x बराबर -π/3 से +π/3 डिफाइन है, इसका डोमेन क्या होगा बेटा, ये आपका है। क्लियर है, तो डोमेन तो आ गया बेटा। अब हम क्या चाहते हैं बेटा, हम तो चाहते हैं इसका रेंज। तो एक बात तो हमको पता चली, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ डिफाइन है, -π/3 से π/3 के बीच में डिफाइन है, मतलब इन्हीं x के मान पर जो वैल्यू होगी वही इसका रेंज होगा। अब ध्यान से आप देखो, मुझे x का मान पता है। अब सोचो इसका डायरेक्टली आप निकाल पाओगे रेंज, थोड़ा टफ जा रहा है ना बेटा। तो सबसे आसान इसका तरीका क्या होगा, सबसे आसान करने का तरीका सिंपल सा क्या होगा बेटा। सोचो लोचा क्या कर रहा है, यही अंदर वाला ही तो लोचा कर रहा है बेटा। तो जो लोचा करे उसको टी मान लो। क्या करो बेटा, जो लोचा करे उसको क्या मान लो, टी मान लो। तो ध्यान से बताओ इसको क्या हम टी मान लें, टी थीटा जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, हम लेट कर लेते हैं टी बराबर, ठीक है, टी क्या थीटा मान लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, वो अपने ऊपर है, चाहे टी मानो चाहे थीटा। थीटा मान लेते हैं, तो थीटा बराबर हमने क्या मान लिया, अंडर, थोड़ा अच्छा लगेगा ऐसे, π² / 9 - x², इसको हम मान लिए थीटा बराबर। क्लियर है। अब अगर इसको हमने थीटा बराबर मान लिया तो ध्यान से बताओ फंक्शन हमारा क्या थीटा का फंक्शन बन जाएगा कि नहीं। तो हमारा फंक्शन होगा tan थीटा। लेकिन ध्यान से बताओ थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है। सोचो x का मान है -π/3 से +π/3, तो x² कहाँ से कहाँ होगा, x² होगा 0 से π/3, क्योंकि -π/3 का स्क्वायर भी होगा π² / 9। तो इसकी वैल्यू x² का मान कहाँ से कहाँ होगा, 0 से π² / 9।
अब बताओ 0 से पाई स्क्वायर बाई 9 इसकी वैल्यू है, तो इसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू कब होगी पूरे की, जब ये 0 हो जाए, तो आएगा पाई स्क्वायर बाई 9 इसका रूट, तो पाई बाई 3 आएगा। और इसकी सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, जब ये सबसे हाईएस्ट होगा, तो क्या पाई स्क्वायर बाई 9, तो पाई स्क्वायर बाई 9 माइनस पाई स्क्वायर, क्या 0 आ गया इनमें। इसका मतलब इसकी सबसे लोएस्ट वैल्यू आ रही है 0 और सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है पाई बाई 3, तो थीटा की वैल्यू आएगी 0 से पाई बाई। ठीक है बेटा, थोड़ा इसको सोच लो एक बार खुद से आप सोचिए बेटा, घबराइए नहीं, एक बार खुद से सोचिए थीटा का मान कैसे मैं लिख रहा हूँ बेटा। सबसे पहले देखो x का मान है माइनस पाई बाई 3 से प्लस पाई 3, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो सोचो माइनस पाई बाई 3 का स्क्वायर होगा पाई स्क्वायर बाई 9 और इसका भी स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 9, तो इसका मतलब जो x लोएस्ट होगा तभी तो होगा, तो x लोएस्ट कितना होगा इसके बीच का 0, 0 का स्क्वायर 0, मतलब ये 0 से पाई स्क्वायर बाई 9 है x स्क्वायर का मान। तो तुम अपने आप से निकाल सकते हो कि जब ये हाईएस्ट होगा तो पूरी की वैल्यू लोएस्ट, तो हाईएस्ट कितना होगा इसकी वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 9, तो 0 हो गया। और लोएस्ट कितना होगा बेटा, जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये पाई स्क्वायर बाई 9 बचा, उसका स्क्वायर क्या होगा 3, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 से पाई बाई 3। ठीक है बेटा, आराम से देख लो इसको। अब ये ग्राफ बनाते हैं, क्या tan का ग्राफ आता है कि नहीं सबको, tan का ग्राफ सिखा चुके हैं बेटा, याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इसीलिए ग्राफ सिखाया गया था बेटा कि यहाँ पर इनके यूज हो जाएंगे। तो थीटा वाला ग्राफ बनाते हैं बेटा, ठीक है। तो tan का ग्राफ अब ये याद होगा सबको कि माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 के बीच, सोचो हमको ग्राफ कहाँ से कहाँ चाहिए बेटा, हमको ग्राफ चाहिए माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई, तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में tan का ग्राफ बना लेते हैं, फिर वहाँ से अपने काम वाला देख लेंगे बेटा। क्या ये ग्राफ है बेटा, सोचो ये क्या है बेटा प्लस पाई बाई 2 और इधर क्या होगा बेटा ये माइनस पाई बाई 2। अब सबको याद होगा tan का ग्राफ, ध्यान रखो क्या ऐसे ही होता था बेटा tan का ग्राफ, क्या याद है ऐसे ही ग्राफ होता था tan का। अब ध्यान से बताओ अपने काम का ग्राफ का पोर्शन कौन सा है बेटा, हम चाहते हैं थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ बेटा 0 से पाई बाई 3, कहाँ से चाहते हैं 0 से, क्या ये 0 ये है बेटा, और सोचो पाई बाई 3 कहाँ होगा, कहीं यहाँ पे होगा कि नहीं पाई बाई 3, देखो तो पाई बाई 3 पे वैल्यू क्या होगी, सोचो tan पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है बेटा, ध्यान से बताओ पाई बाई 3 पर क्या मान होगा tan की, ये तो है ना। तो सोचो थीटा बराबर पाई बाई 3 रखो तो tan पाई बाई 3 मतलब 60, तो tan पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है √3, क्या होता है बेटा √3, तो इस पे मान आएगा बेटा रूट। तो अपने काम का ग्राफ कहाँ से कहाँ रहा है बेटा, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर पाई बाई, तो अपने काम का ग्राफ है 0 से पाई बाई 3 के बीच का, दिख रहा है बेटा सबको, डार्क देखो क्या है। तो अब सोचो अपने काम ग्राफ है 0 से पाई बाई 3, तो बताओ जब x का मान, जब थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 3 लाई कर रही है तो फंक्शन की सबसे लोएस्ट वैल्यू कितना है 0, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना है √3, क्या इसकी वैल्यू 0 से √3 लाई कर रहा है कि नहीं, तो यही क्या है बेटा रेंज ऑफ फंक्शन। तो सीधे एक लाइन में आंसर लिखोगे रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई, तो इसका हमने डोमेन भी लिख दिया था बेटा और ये रेंज है बेटा, तो ये रहा आंसर बेटा, इस तरह से करते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा कैसे करते हैं, देख लीजिए आप। ठीक, इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन ओवर करते हैं इसके खिलाफ। ठीक है, तो ये आपका रेंज का होता है बेटा, हो गया बेटा ये सबको, हटाओ इसको। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है बेटा इसके, थोड़ा चूँकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख ले तो मेन सोर्स पे के हिसाब से बेटा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा रखना चाहिए बेटा, तो इसलिए हर आपको मैं बता रहा हूँ काफ़ी टाइप आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, बाकी तो वो काफ़ी मदद करेंगे आपको अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है बेटा, तो रफ करते हैं बेटा इसको हम। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, आपका फंक्शन है f(x) इक्वल टू, मान लीजिए फंक्शन है ये f(x) इक्वल टू लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये फंक्शन है बेटा। ठीक है, ई बेस पे कुछ नहीं देगा तो ई बेस ही मानते। अब ये है, अब आपसे कह रहा है कि इसका डोमेन बताना है, रेंज बताना है, क्या बताना है डोमेन और रेंज। तो डोमेन की कंडीशन क्या होती है बेटा कि लॉग का अंदर का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव, बेस 1 नहीं होना चाहिए। क्या बेस पॉजिटिव है, ई का मान जानते हो, ई इज ए पॉजिटिव नंबर, 2.7 लगभग वैल्यू होता है ना, इरेशनल नंबर होता है बेटा, तो ये पॉजिटिव भी है 1 भी नहीं है। अंदर का नंबर देखो पॉजिटिव है क्या, देखो तो मैंने आपको बताया था अगर कोई भी क्वाड्रेटिक हो, सोचो अगर ध्यान देखो तो ऐसे भी सोचो, ये एक आपका देखो ना x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक ले लो, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी आ रही है कि नहीं बेटा। अगर इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब x कुछ भी रखो, इसका मान क्या हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नहीं बेटा। इसका अंदर इसका डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर, डोमेन क्या है बेटा सारे। तो अगर मैं डोमेन यहाँ पे लिखना चाहूँ तो डोमेन क्या है सारे, अदरवाइज आपसे डोमेन नहीं पूछेगा, आपसे रेंज ही पूछेगा। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि समझो वहाँ भी डोमेन होगा और यहाँ भी डोमेन चल ही रहे। क्लियर बेटा। अब बात करते हैं क्या रेंज निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा इसका रेंज। तो रेंज निकालने का तरीका क्या है, अब सोचो डायरेक्ट क्या लॉग इसका ग्राफ आता है क्या, नहीं। क्या इसको वाई मान के भी कर सकते हो, क्या थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, वाई मान के करोगे, वाई मान के करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी बेटा। तो अब कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को करने का, तो ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड बेटा, इसीलिए आपको ग्राफ में सिखाया बेटा कि ग्राफिकल मेथड से बहुत आसान चीजें हो जाएंगी हमारी।
तो हम ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? तो अगर बात करें तो हमको क्या करना चाहिए, इस अंदर वाले पूरे फंक्शन को हम क्या मान लेते हैं बेटा, टी। एक्चुअली ग्राफ से इसलिए आसान हो जाता है कि ग्राफ से सब कुछ दिखता है बेटा, तो दिखता है तो फील भी बहुत काफ़ी अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो चूंकि प्रॉपर्ली हर एक वैल्यू दिखती है, देखो ये लोएस्ट वैल्यू ये है, ये हाईएस्ट वैल्यू, तो दिखती है तो काफ़ी आसानी, इसलिए ग्राफ एक बहुत अच्छा मेथड है बेटा मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है बेटा, और उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ग्राफ के हमने आपको कुछ लेक्चर अभी प्रोवाइड किए हैं बेटा। ठीक है, बेसिक और स्टैंडर्ड ग्राफ्स आपको बनवा दिए हैं बेटा। उसके बाद उसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है और बहुत सारे ग्राफ्स हैं बेटा, वो हम अलग से मैंने बता भी दिया है कि टाइम कब से बेटा। ठीक है, तो वो लेक्चर्स हम आपको डालेंगे, 10 से 12 लेक्चर्स होंगे बेटा, तो वो लेक्चर्स आपको अच्छे से डाल देंगे, तो ग्राफ पे भी आपको परफेक्टली अच्छे से काफ़ी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं बेटा, तो सोचो लोचा यही कर रहे हैं अंदर वाला, तो क्या इसी को हम टी मान लेते हैं कि नहीं? तो हम क्या करेंगे बेटा, टी बराबर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो बताओ फंक्शन क्या हो गया बेटा, क्या ये टी का फंक्शन बन गया? तो फंक्शन आ गया लॉग ई बेस पे टी। अब ध्यान से बताओ, अगर टी आपने इसको बनाओ तो बताओ इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी? सोचो, तो ऐसे ही तुम परफेक्ट स्क्वायर बना के देख सकते हो। नहीं सोचो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब देखो यहाँ सुनो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 3 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 लिख सकता हूँ। नहीं बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये क्या बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स प्लस 1 का क्या बन गया बेटा, होल स्क्वायर। इसको मैं वहाँ पे अलग से को नहीं बता दे रहा हूँ, समझ लो बेटा, जिसको वैल्यू इसके नहीं। सोचो ये टी बराबर फंक्शन क्या बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देख लो बेटा सब लोग कि कैसे इसका रेंज निकाल रहे हैं बेटा, 1 अलग कर लिया बेटा और 2 अलग, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बना के कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, परफेक्ट स्क्वायर। तो सोचो ये बन गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब सोचो बताओ, हमको टी की वैल्यू ही देखनी है ना, कहाँ से कहाँ लाई करे। सोचो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम जानते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा। अब उसमें 2 जोड़ोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 या 2 से बड़ी। इसका मतलब टी का मान 2 या 2 से बड़ा, तो टी का मान 2 या 2 से बड़ा है, तो क्या इसका मतलब ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, जब टी की वैल्यू 2 से या 2 से बड़ी, मतलब 2 से इन्फिनिटी, ऐसा बोल दो कि नहीं? तो ये जो ग्राफ होगा हमको कहाँ से कहाँ खींचना है, 2 to इन्फिनिटी के बीच में। यहाँ तक सही बेटा? और देख लो कैसे समझाया बेटा। ठीक, नोट भी कर सकते हो अगर आपको समझना हो चीज़ें। देखो अब बात करते हैं क्या करेंगे। अब करने का सिंपल तरीका, ग्राफ ही खींचेंगे नहीं, क्या खींचेंगे बेटा, ग्राफ। तो ग्राफ खींचते हैं यहाँ पे नीचे। तो बताओ लॉग का ग्राफ सबको याद होगा कैसे बनाया था मैंने? तो लॉग का ग्राफ हम लोग बनाते हैं बेटा, ये आपका टी का फंक्शन है एफ टी। तो लॉग का ग्राफ कैसे जाएगा बेटा, यहाँ पे लॉग ई बेस पे, याद है बेस 1 से बड़ा, तो ऐसे ग्राफ जाएगा कि नहीं बेटा? अब ध्यान से बताओ, ये 1 पे वैल्यू क्या होता था बेटा, इसका 1 पे मान 0 होता था कि नहीं बेटा? अब बताओ ग्राफ हमने कहाँ से है, 2 से, तो 2 कहीं यहाँ पे होगा कि नहीं बेटा, ये 2। सोचो अपने काम का जो ग्राफ है क्या 2 से इन्फिनिटी जाएगा कि नहीं बेटा? ये वाला ग्राफ है, देखो डार्क कर दिया बेटा थोड़ा। तो बताओ 2 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो x बराबर आप t बराबर 2 रखो तो log ई बेस पे 2 मान आएगा कि नहीं? 2 पे क्या वैल्यू आएगी इसकी, log ई बेस पे 2, तो ये आपकी वैल्यू आ रही है log 2। अब ध्यान से इसका मतलब ध्यान से देखो, तो इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ लग रही है, log 2 से इन्फिनिटी। तो क्या ये रेंज ऑफ फंक्शन है कि बेटा? तो रेंज ऑफ फंक्शन हमारा जो आएगा वो कहाँ से कहाँ आएगा बेटा, log ई बेस पे 2 से लेकर इन्फिनिटी। बेटा ये रहा आपका आंसर, log 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बेटा सब? क्लियर है ना बच्चों सबको? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। तो अगर हम बोले तो लगभग रेंज के सारे क्वेश्चन हमारे होते हैं। ठीक है, तो रेंज हमारा खत्म होता है बेटा। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा इसका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करें। तो अब बेसिकली अगर इसकी बात करें तो अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा अब हम, टाइप। तो हम बात करेंगे फंक्शन के टाइप, तो कितने तरह के फंक्शन होते हैं बेटा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो वो अब ये जो आगे जो बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये शायद आपको बेटा अगले लेक्चर में ही मिले। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने आपको काफ़ी मेन आपको जो आज सिखाया बेटा वो है ग्राफिकल मेथड। क्या है बेटा, उसके बारे में आपको बताना चाहिए। ठीक है, भले ही आज का लेक्चर थोड़ा लगे कि सर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, लेकिन जो आइडियाज सिखाएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा। अगले लेक्चर पे हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो हम पढ़ेंगे बेटा 1-1 फंक्शन, क्या पढ़ेंगे बेटा 1-1 फंक्शन पढ़ेंगे, मिनी-1 फंक्शन पढ़ेंगे, और साथ साथ आपको बता रहा हूँ बेटा फंक्शन की डिफिनीशन एक बार दोबारा क्लियर देख लेना बेटा। फंक्शन वाले लेक्चर को आप दोबारा एक बार देख लेना बेटा, क्योंकि फंक्शन के आइडिया पूरे क्लियर होने चाहिए, तब फिर हम कंटिन्यू करें तो आपको समझ में आएगा बेटा। ठीक है, तो बच्चों से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप फंक्शन के सारे लेक्चर को, फंक्शन का जो पहला लेक्चर था बेसिक, जहाँ पे हमने फंक्शन की डिफिनीशन दी थी और एग्जांपल दिया था, तो उसको आप जरूर देख कर आना। उसको आप देखे रहेंगे तो अगला लेक्चर जो हमारा होगा उसके आगे ही हम बढ़ेंगे टाइप्स में, तो वहाँ पे मुझे वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे हम लोग टाइप्स पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप ये लोग किए रहिए बेटा। ठीक है, तो आज की क्लास बेसिकली हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं बेटा। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर पे। तो अगला लेक्चर हमारा होगा लेक्चर 6। तो आज की क्लास ओवर होती है।